जिस पे मैं लुट गई दिलवर, वही वो तेरी अदा है। जिस पे मैं लुट गई दिलवर, वही वो तेरी अदा है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, तुम्हें देखे मेरी आंखें, मुझको तो क्या पता है। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। कल की दोस्तों जो क्लास हुई थी वो दोस्तों आप लोगों ने जीएनपी के बारे में देखा हुआ था, और आज की क्लास दोस्तों हम लोग उसी के आगे शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक मेरी कल की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे मैं दोस्तों शुरू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एनएनपी को लेकर के। एनएनपी को लेकर के क्या होती है, एनएनपी क्या होता है, और एक दोस्तों मूल्यह्रास कैसे किसे कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसी बिंदु पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों आप सभी को आनंद आने वाला है। आप सभी लोग बने रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग शुरू करने दोस्तों जा रहे हैं। सबसे पहला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा एनडीपी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा एनडीपी। एनडीपी, ठीक। एनडीपी किसे कहते हैं? एनडीपी दोस्तों मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, ये एनडीपी। और दोस्तों इस एनडीपी को हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास का दोस्तों टॉपिक रहेगा एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में कहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद या एनडीपी होता क्या है? तो इसका दोस्तों निकालने का एक फार्मूला क्या होता है? एनडीपी बराबर दोस्तों आपका होता है जीडीपी। और जीडीपी दोस्तों आप पढ़ ही चुके हो। और माइनस में दोस्तों होता मूल्यह्रास, ठीक है। इंग्लिश में दोस्तों मूल्यह्रास को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में मूल्यह्रास को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर दोस्तों देखो एनडीपी, तो ये तो हमें निकालना है, इसका मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। और जीडीपी आप लोगों ने दोस्तों पढ़ रखा और आपको पूरा पता क्या है। मेन मुद्दा दोस्तों मूल्यह्रास या डेप्रीसिएशन किसे कहते हैं, ये दोस्तों मुद्दा है। तो दोस्तों मूल्यह्रास या डेप्रीसिएशन की बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, वस्तुओं में आई घिसावट या गिरावट को ही हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने कोई पंखा लिया और ये दोस्तों खराब हो गया, ठीक है, फिर मैंने 200 रुपये लगाए, फिर खराब हो गया, फिर 300 लगाए। तो अब दोस्तों ये 300 200 जो रुपए ये सब जा रहा है, इसी को ही दोस्तों हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। जैसे दोस्तों समझने का प्रयास करना, एक दोस्तों मोहन नाम का लड़का है, मोहन नाम का ये लड़का है, ठीक है, लड़का। और ये दोस्तों एक कंपनी में जॉब करता है और यहाँ पर दोस्तों इसे 20,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, 20,000 रुपये मिलते हैं। तो मोहन नाम का दोस्तों एक लड़का है और कंपनी ए में दोस्तों जॉब करता है और इसे दोस्तों कितने 20,000 रुपये मिलते हैं। तब तक दोस्तों बी कंपनी से एक ऑफर क्या आया इसी लड़के के लिए कि आप आइए, यहाँ पर आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, 30,000 रुपये मिलेंगे। तो इस मोहन नाम के लड़के ने सोचा, अरे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा, तो क्यों ना इस कंपनी में जाया जाए। तो अब ये मोहन नाम का लड़का क्या करेगा, ए से बी कंपनी में जाएगा और फिर दोस्तों जॉब करके फिर घर आ जाएगा, फिर ए से बी कंपनी में जाएगा,
फिर जॉब करके घर आ जाएगा। और ऐसे 1 महीना बाद दोस्तों इस मोहन नाम के लड़के को पता कि हमारा 4,000 रुपये तो पेट्रोल में खर्च हो गया। तो इसका मतलब अगर इन 30,000 में से हम 4,000 निकाल देते हैं तो दोस्तों हमारी जो इनकम रहेगी या उस लड़के की रहेगी वो कितनी रहेगी? 26,000। लेकिन अभी ये लड़का क्या सोच रहा था, अरे ये 10,000 है। आप देखिए 4,000 तो इसकी घिसावट में निकल गए, गिरावट में निकल गए। तो इसकी जो इनकम है दोस्तों वो कितनी है? 26,000। ये जो गिरावट में दोस्तों 4,000 निकल गए, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों। या दोस्तों ऐसे समझ लो, ए नाम का कोई लड़का है और वो बी नाम की लड़की से प्यार करता है, और इस ए नाम के लड़के को दोस्तों 10,000 मिलते हैं, 10,000। लेकिन क्या करता है, अब चूंकि वो इस लड़की को चाहता है तो जैसे ही सैलरी आती तो 2,000 दोस्तों इसको दे देता है, 2,000, ठीक है ना। और जब इसको ए नाम के लड़के को घर में दोस्तों पूछा जाता है कितनी सैलरी, तो ये घर में 10 बताता है। लेकिन वास्तव में दोस्तों इसके पास कितनी आई हाथ में? 8,000, क्योंकि 2,000 तो इसकी घिसावट और गिरावट में चले गए। इसी को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों। समझ गए ना दोस्तों, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? तो अब दोस्तों समझ गए होंगे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। चलिए दोस्तों इन सभी एग्जाम्पल को हम लोग रब करते हैं और हम लोग देखते हैं मूल्यह्रास की अगर परिभाषा दोस्तों लिखनी हो तो आप दोस्तों किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कभी कभार दोस्तों मूल्यह्रास भी पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों अगर मूल्यह्रास की दोस्तों परिभाषा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ मूल्यह्रास का अर्थ है, मूल्यह्रास का अर्थ है वस्तुओं की टूट फूट या घिसावट से है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सीधे सीधे अर्थ में आप क्या समझोगे? मूल्यह्रास कुछ नहीं, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी दोस्तों वस्तुओं में टूट फूट गिरावट या घिसावट होती है जिसे हम लोग सही कराते हैं, उसी को ही दोस्तों हम लोग मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एनडीपी कैसे निकाला जाता है? तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास ये होता है, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, और दूसरे दोस्तों हम लोग बात करें तो एक दोस्तों यहीं पर छोटी सी एक और परिभाषा है। एक दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा एनएनपी, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और दोस्तों एनएनपी बराबर होता क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी, और जीएनपी आपने पढ़ रखी है, और माइनस मूल्यह्रास, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा फार्मूला होता है किसका? एनएनपी का। और एनएनपी बराबर दोस्तों क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो कभी भी दोस्तों एनएनपी अगर निकालना हो, ठीक है, तो आपको जीएनपी पता हो, और जीएनपी पता और मूल्यह्रास पता हो, यहाँ पर मान रख के आप लोग दोस्तों क्या निकाल सकते हो? एनएनपी या जिसे हम लोग बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, या एनएनपी को दोस्तों हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है दोस्तों। तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो एनएनपी अगर निकालना हो तो जीएनपी हमें पता और मूल्यह्रास यहाँ पर मान रख दो दोस्तों, एनएनपी निकल आएगा। अगर एनडीपी निकालना हो तो जीडीपी पता और मूल्यह्रास यहाँ पर दोस्तों मान रख दोगे, क्या निकल के आ जाएगा? एनडीपी। इसे एनएनपी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें दोस्तों क्लियर हुई ना? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आय की हिस्ट्री या इतिहास क्या है और दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले पॉइंट में अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना, ठीक है दोस्तों, गणना, ये नाम दोस्तों पता होगा, गणना का श्रेय आप सब लोगों ने पढ़ रखा हो। सर्वप्रथम गणना दादा भाई नौरोजी को जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम दोस्तों ध्यान रखना, सर्वप्रथम गणना किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी ने। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ, इनकी एक पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की। कौन सी पुस्तक थी वो दोस्तों, वो थी द पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोस्तों इनकी पुस्तक थी, किसकी, दादा भाई नौरोजी की। और ये पुस्तक दोस्तों कब आई थी, 1868 में दोस्तों क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। और इनकी एक पुस्तक थी द पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1868 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। और दोस्तों इसी पुस्तक में इन्होंने क्या बताया, ये जो पुस्तक थी दोस्तों, इन्होंने इसी पुस्तक में क्या बताया, देश की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया। ठीक है दोस्तों, तो देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों, वो क्या रुपए बताया, 20 रुपये। तो अगर बात करें दोस्तों, अगर पूछा जाए कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो आप बताओगे दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। और उनकी पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इंडिया। और 1868 में दोस्तों ये पुस्तक आई गई थी। ठीक है, और इसी में इन्होंने दोस्तों देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई, 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यानी इन्होंने प्रति व्यक्ति जो आय बताई वो कितनी, 20 रुपये दोस्तों इन्होंने बताई। इसके बाद दोस्तों आगे अगर बात करें, आगे की अगर कहानी की बात करें तो 1912 में दोस्तों, 1912 में दो लोग थे दोस्तों, एक थे 1912 में फिंडले और सिराज ने। ठीक है दोस्तों, फिंडले और सिराज ने राष्ट्रीय आय की गणना की, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना 1931 में वी राव ने की। और इन्होंने दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय बताई वो दोस्तों कितनी बताई, प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये बताया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी बताई, 62 रुपये।
तो अभी तक दोस्तों 2 बातें हुई, कौन कौन सी, कि देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द ब्रिटिश और अनब्रिटिश द पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1868 में प्रकाशित हुई, इन्होंने दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई। इसके बाद दोस्तों 2 लोग थे, फिंडले और सिराज, इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की, और कब दोस्तों की, 1912 में। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किस 1931 में VKRV राव ने की, और इन्होंने दोस्तों प्रति व्यक्ति जो आय थी वो कितने रुपए बताई, 62 रुपए बताई, 62 रुपए। इन्होंने कहा जो प्रति व्यक्ति अब आय होनी चाहिए वो कितनी, 62 रुपए होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे अगर हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट की, तो वो दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या था उस पर भी बात कर लेते हैं। वो आज़ादी के बाद 1948 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के बाद 1948 में दोस्तों देखिए राष्ट्रीय आय समिति, तो कभी कभार ये भी दोस्तों पूछ लेता है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 1948 में। और जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, PC महालनोबिस, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। इस समिति ने 1948-49 में राष्ट्रीय आय की गणना की। और प्रति व्यक्ति आय 265 रुपए बताया। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक ये इतनी बातें हो गई, ठीक है ना, और इन बातों को दोस्तों अच्छे से ध्यान से रखिएगा। तो अभी तक दोस्तों राष्ट्रीय आय के इतिहास में बात करें तो 3 बातें हुई, एक दादा भाई नौरोजी, एक फिंडले सिराज, और एक दोस्तों तीसरी बात ये कि आज़ादी के बाद 1948 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष दोस्तों जो थे वो कौन थे, PC महालनोबिस। इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, और इस समिति ने 1948 में राष्ट्रीय आय की गणना की, और क्या बताया, प्रति व्यक्ति जो आय होनी चाहिए दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए, 265 रुपए प्रति व्यक्ति, 265 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये बताया। ठीक है, 265 रुपए प्रति व्यक्ति। अब हम लोग बात करें राष्ट्रीय आय का मापन। तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय के मापन की अगर बात करें, ठीक है ना, तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय आय का मापन दोस्तों कौन करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अच्छे से, क्वेश्चन गलत मत करना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, CSO
करता है। ठीक है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों? CSO। अब इस CSO की अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें, CSO, ठीक है दोस्तों, जिसको कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है दोस्तों, कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी दोस्तों हम लोग CSO की स्थापना की अगर बात करें, स्थापना, CSO की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी। और CSO का दोस्तों मुख्यालय अगर बात करें, मुख्यालय, तो इस CSO का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और इसका दोस्तों क्षेत्रीय जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात करें, क्षेत्रीय कार्यालय, तो वो दोस्तों हमारा कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो CSO आप देख रहे हो ये किसकी गणना करता है? एक तो GDP की गणना करता है और राष्ट्रीय आय की भी गणना करता है और प्रति व्यक्ति आय की भी गणना कौन करता है? CSO करता है। तो हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है राष्ट्रीय आय का मापन। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों कौन? CSO करता है। और इस CSO को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इसकी दोस्तों स्थापना 1951 में हुई और मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली है। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों कहाँ पर है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, कोलकाता में। लेकिन दोस्तों वर्तमान में ये जो आप CSO देख रहे हो दोस्तों, इसी CSO का नाम बदलकर, ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम लोग बात करें ये जो वर्तमान में CSO आप देख रहे हो, इसी CSO का नाम बदलकर दोस्तों NSO कर दिया गया है। NSO कर दिया गया है। NSO का मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है दोस्तों, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और दोस्तों आपका हो जाएगा ऑफिस। NSO का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो वर्तमान में दोस्तों क्या CSO का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? NSO कर दिया गया है। NSO कर दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। NSO, इसको दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना। तो अब वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना कौन? NSO करता है, क्योंकि CSO का नाम बदलकर NSO कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों था राष्ट्रीय आय का मापन। फिर से सुन ले दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय का गणना जो वर्तमान में करता है वो CSO करता है। और इस CSO को दोस्तों हम लोग केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में इसी CSO का नाम बदलकर NSO कर दिया गया। इसी के आगे दोस्तों लिखना, वर्तमान में CSO का नाम बदलकर NSO कर दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक, अब वर्तमान में NSO ही दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय के मापने की कौन कौन सी विधियां, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों खुश रहे, आबाद रहे और एंजॉय से पढ़ते रहिए, गाने का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई करें। बाय बाय, टाटा दोस्तों।